देश के सबसे सुरक्षित मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में से एक आखिर हैक कैसे हो गया? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझेंगे और नीट 2026 पेपर लीक की पूरी एनाटॉमी को गहराई से डीकोड करेंगे। 22 लाख सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये उन 2.2 मिलियन मेडिकल एस्पिरेंट्स को दर्शाता है जिनके भविष्य पर इस भारी सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से अचानक रोक लग गई। ये ढेरों सपनों और सालों की मेहनत का प्रतीक है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक 150 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट नेशनल लेवल की फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को आखिर चकमा कैसे दे गया? जीपीएस ट्रैकिंग थी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन था, हर तरफ मैसिव सीसीटीवी नेटवर्क्स थे, फिर भी एग्जैक्ट टेस्ट मटेरियल टेस्टिंग सिस्टम से बाहर निकल कैसे गया? तो आइए सबसे पहले उस एग्जाम का स्केल समझते हैं जो इस सबके बीच टूट गया। नीट यूजी देश में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस का इकलौता सबसे बड़ा गेटवे है। कंपटीशन का आलम देखिए, लगभग 22 लाख बच्चे सिर्फ 1 लाख सीट्स के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। एग्जाम का फॉर्मेट ऑफलाइन है, यानी पेन एंड पेपर। 180 सवाल और टोटल 720 मार्क्स। हर स्टेप पर जीपीएस और सीसीटीवी की सख्त निगरानी होती है। स्टेक्स इतने ज़्यादा हाई हैं कि इस पूरे सिस्टम के इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा और बेहद लुक्रेटिव काला बाजार बन गया, जहां डेस्परेशन को कैश किया जाता है। और ये पूरा फसाड कितनी तेजी से बिखरा, ये सच में हैरान करने वाला है। 3 मई को एग्जाम होता है। सिर्फ 4 दिन बाद 7 मई को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को गड़बड़ी का पहला अलर्ट मिलता है और 12 मई आते आते पूरा का पूरा एग्जाम ऑफिशियली कैंसिल कर दिया जाता है। 1 हफ्ते से भी कम वक्त में देश का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम रद्द हो जाता है। अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर कि आखिर ये हाइस्ट अंजाम कैसे दी गई। देखिए, ये कोई अचानक हुई गलती या रैंडम चूक नहीं थी। ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन थी। स्टेप 1, इसकी शुरुआत होती है नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस या पेपर फ्रेमिंग लेवल से। फिर स्टेप 2, राजस्थान में बैठे कुछ मास्टरमाइंड ब्रोकर्स इस लीक हुए पेपर को खरीदते हैं। और आखिर में स्टेप 3, एन्क्रिप्टेड मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करके इसे सीधे पेइंग स्टूडेंट्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक्चुअल एग्जाम डेट से पूरे 15 दिन पहले ही एक 150 पेज का पीडीएफ डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होना शुरू हो चुका था। मतलब फिजिकल पेपर सिक्योर ट्रंक्स में भरकर टेस्ट सेंटर्स तक पहुंचते उससे 2 हफ्ते पहले ही पेपर डिजिटल दुनिया में पूरी तरह लीक हो चुका था। और इनका धंधा चलाने का तरीका देखिए। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, ट्रस्टेड सोर्स और फाइनल सिलेक्शन, ये उन कवर्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स के एक्चुअल नाम थे जिनके जरिए इस लीक 150 पेज के पीडीएफ को गुप्त रूप से फनल किया जा रहा था। इन सिंडिकेट्स में इसे एक प्रॉपर कमर्शियल मार्केटिंग टूल बना दिया था। तो अब इस पूरे पेपर ट्रेल का पीछा करते हैं और देखते हैं कि इस मैसिव ऑपरेशन को फैसिलिटेट कौन कर रहा था। इस पूरे लीक का अपना एक अलग ही इलिसिट अर्थशास्त्र था। चार्ट पर नजर डालिए। शुरुआत में एक ब्रोकर पेपर को करीब 10 लाख रुपए में खरीदता है। वो उसे आगे एक बायर को 15 लाख में बेच देता है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, इसका रेट मार्केट में 30 से 50 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। यहां स्टूडेंट्स के एजुकेशनल फ्यूचर को लिटरली एक मल्टी लाख रुपए की कमोडिटी में तब्दील कर दिया गया। और ये नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं था। राजस्थान एसओजी ने मनीष यादव और राकेश मंदरीना जैसे मास्टरमाइंड्स को पकड़ा। उधर नासिक में शुभम खायरनार नाम के एक सस्पेक्ट ने शुरुआती 10 लाख में पेपर खरीदने का रोल निभाया। कमाल की बात तो यह है कि राजस्थान के चूरू का एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो केरला में पढ़ रहा था, उसने इस डिजिटल डॉक्यूमेंट की अर्ली डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की। हर किसी का अपना एक अलग डिस्टिंक्ट रोल था। इस पूरे विश्लेषण में राजस्थान के सीकर शहर का जिक्र बेहद जरूरी है। सीकर वैसे तो एक बहुत बड़ा कोचिंग हब माना जाता है, लेकिन इस केस में ये लीक्ड पेपर का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन नोड बनकर उभरा। सीकर ने एसेंशियली इस पूरे सिंडिकेट के ऑपरेशनल हार्ट की तरह काम किया, जहां से नासिक का पेपर दूसरे स्टेट्स में चैनल किया गया। लेकिन इतना बड़ा, इनविजिबल और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क आखिर अथॉरिटीज के सामने एक्सपोज कैसे हुआ? यही वो अल्टीमेट स्मोकिंग गन थी। जब 15 दिन पहले से चल रहे उस सो कॉल्ड गेस पेपर को 3 मई के एक्चुअल एग्जाम से कंपेयर किया गया, तो पता चला कि उसमें 130 एग्जैक्ट मैचेस थे। और सिर्फ सवाल ही नहीं, उनका सीक्वेंस तक एक्चुअल पेपर से बिल्कुल आइडेंटिकल था।
और जब हम इन 130 आइडेंटिकल क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सवाल बायोलॉजी सेक्शन के थे। बायोलॉजी के पूरे 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चंस परफेक्टली रेप्लिकेट किए गए थे, एकदम कॉपी पेस्ट। तो इस मल्टी स्टेट सिंडिकेट की पोल आखिर खुली कैसे? सीकर में ही एक विजिलेंट हॉस्टल ऑपरेटर ने उस हेविली सर्कुलेटेड डिजिटल गेस पेपर को एक्चुअल फिजिकल टेस्ट पेपर के साथ मैच करके देखा। उस एक अकेले ऑब्जर्वेंट इंसान ने इस नियर एग्जैक्ट मैच की विसल ब्लो कर दी। आइए अब देखते हैं कि इन लाखों अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए आगे की रियलिटी यानी रेजोल्यूशन क्या है। एनटीए ने कैंडिडेट्स का ट्रस्ट वापस पाने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स सेट किए हैं। पुराने एग्जाम फीस फुली रिफंड होगी और नए एग्जाम के लिए कोई नई फीस नहीं ली जाएगी। सिलेबस और पैटर्न एकदम सेम रहेगा। पुराने एडमिट कार्ड्स कैंसिल करके नए इशू किए जाएंगे और एग्जाम का फॉर्मेट पहले की तरह ऑफलाइन यानी पेन एंड पेपर मोड में ही रखा गया है ताकि एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। फिलहाल ये पूरी इंक्वायरी सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है और उनका टारगेट दायरा बहुत बड़ा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और दिल्ली सहित कई राज्यों में सस्पेक्ट्स पर नजर रखी जा रही है। इतने बड़े स्केल पर इन्वेस्टिगेशन होना क्लियरली दर्शाता है कि ये किसी एक टेस्ट सेंटर की आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं थी, बल्कि पूरे देश की टेस्टिंग सिस्टम में एक गहरी सिस्टमैटिक वल्नरेबिलिटी थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद जहन में एक बड़ा सवाल आता है। आज के इस दौर में जहां इतने ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं और हर चीज़ एन्क्रिप्टेड है, क्या इतने बड़े स्केल पर होने वाले पेपर बेस्ड नेशनल एग्जाम्स कभी सच में पूरी तरह से सुरक्षित हो सकते हैं? ये सोचना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर कभी 2 मिलियन बच्चों के सपनों पर इस तरह पॉज ना लगे।